नमस्कार, स्टडी हरो आपका स्वागत करता है। आज हम कौतुक नाम नए सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं। कौतुक अर्थात जो कौतूहल उत्पन्न करे। कौतुक मीन्स दैट विच क्रिएट्स क्यूरियोसिटी दैट जनरेट्स द डिजायर टू नो। इस सीरीज के आरंभ का उद्देश्य बस इतना है कि जो भी एक सजग छात्र होने के नाते हमारे लिए जानना आवश्यक है वो हम जानें। संबंधित विषय के उन पहलुओं को समझें जिसे समझना अति आवश्यक है। सजग नागरिक होने के नाते, सजग सामाजिक प्राणी होने के नाते, देशभक्त नागरिक होने के नाते, यथोचित सामाजिक परिवर्तन का आकांक्षी होने के नाते, सामाजिक न्याय की मानवीय आवश्यकता के नाते, सामाजिक विद्वेष के कारण और उसके पीछे नियोजित भ्रम और झूठ को खत्म करने की मानवीय जिम्मेदारी के नाते, ऐसा कुछ भी जो हमारे लिए जानना आवश्यक है, हम उस टॉपिक को कौतूहल सीरीज में कवर करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम कवर कर रहे हैं इसमें भारत के पार्टीशन को। चूंकि आज 14 अगस्त है तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, तो आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ। बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन। 15 अगस्त 1947 की आधी रात जैसे ही घड़ी ने बजाई, औपनिवेशिक शासन से आजादी के जश्न के नारे नवजात भारत और पाकिस्तान के लाशों से अटे पड़े भूभाग से बेतहाशा गुजर रहे लाखों लोगों की चीखों के आगे दब गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 से ज्यादा वर्षों के शासन और 90 वर्षों के ब्रिटिश राज के बाद भारतीय उपमहाद्वीप को आखिरकार आजादी मिल गई। वर्षों के उपनिवेश विरोधी संघर्ष के बाद जो एक शानदार विजय का क्षण होना चाहिए था, वह अकल्पनीय हिंसा और रक्तपात से अमिट रूप से कलंकित हो गया। लगभग 2 मिलियन लोगों ने सबसे भयावह तरीके से अपनी जान गंवाई। दुख, दर्द, चीख में डूबा परिदृश्य, मृतकों से लदी रेलगाड़ियों, कटे हुए शरीरों, सड़कों के किनारे बिखरे अंगों और बेरहम बलात्कार और लूटपाट का मूक गवाह था। लगभग 1.4 करोड़ शरणार्थियों को इस दुख स्वप्न के लिए कुछ भी तैयार नहीं कर सकता था। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप का हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान जैसे स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजन मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक प्रवासों में से एक और हिंसा के साथ हुआ जो पहले कभी नहीं देखी गई। पंजाब और बंगाल के प्रांतों के प्रभावी रूप से आधे आधे हिस्सों में बढ़ जाने के कारण लगभग 70 लाख हिंदू, सिख और 70 लाख मुसलमान को स्वयं को गलत देश में महसूस कराया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, हम इसको आगे देखेंगे कि वो कौन से कारण हैं कि जो कारण आगे चलकर बंटवारे विभाजन तक पहुंचते हैं, जिनकी वजह से देश का विभाजन होता है। यह मानते हुए कि वे घर लौट जाएंगे, कई परिवारों ने अपना कीमती सामान वहीं छोड़ दिया और अपना जरूरी सामान समेटकर भारत पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, की यात्रा पर निकल पड़े। लाखों लोग कभी अपने गंतव्य तक पहुंचे ही नहीं। 1947 का रक्तपात भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया था और भारत हिंदुओं के लिए। हालांकि इस धार्मिक विभाजन ने उपमहाद्वीप में सबसे क्रूर सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया। जैसे ही भारतीय मुसलमान नई सीमाओं को पार कर पाकिस्तान की ओर भागे और जैसे ही हिंदू उन गांवों और कस्बों से भारत आए जो अब पाकिस्तान में थे, इतिहास में अभूतपूर्व सामूहिक प्रवास के कारण 20 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए। सीमा पर हुई सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 20 लाख लोग मारे जाते हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह जिन्ना ने जब डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया था उसके बाद की स्थितियां हैं। और सालों सालों तक हमारे देश में रुक रुक के दंगे होते रहे। लगभग प्रतिदिन ही न्यूज़पेपर में 200 से 300 लोगों की मरने की खबरें आती थी जो दंगों की बलि चढ़ जाते थे। ये देख रहे हैं आप, ये ह्यूमन बॉडीज पड़ी हैं सड़कों पे और ये गिद्ध हैं छतों पे। और यहाँ पे ओह 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के साथ अंग्रेजों की चाल और आपसी राजनीति ने भारत के दो हिस्से कर दिए। जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे थे, उस दौरान करीब 10 लाख लोग अपनी जिंदगियां कुर्बान कर रहे थे। आज़ादी इतिहास में दर्ज हो गई, लेकिन वो चीखें राजनीतिक सफलताओं के नीचे दब कर रह गईं। भारत के ब्रिटिश शासकों ने हमेशा ही भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। उन्होंने भारत के नागरिकों को संप्रदाय के अनुसार अलग अलग समूहों में बांट कर रखा। उन्होंने भारत के नागरिकों को संप्रदाय के अनुसार अलग अलग समूहों में बांट कर रखा। उनकी कुछ नीतियां हिंदुओं के प्रति भेदभाव करती थी तो कुछ मुसलमानों के प्रति। 20वीं सदी आते आते मुसलमान हिंदुओं के बहुमत से डरने लगे और हिंदुओं को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेता मुसलमानों को विशेषाधिकार देने और हिंदुओं के प्रति भेदभाव करने में लगे हैं। यही वो कारण रहे
यही वो कारण रहे जिन्होंने आगे चल के देश का विभाजन करवाया। आप किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में जब किसी को विशेषाधिकार मिलता है, विशेषाधिकार जो होता है वो बहुधा जो है वो असंतोष ही पैदा करता है। वही हुआ, बांटो और राज करो। बंटवारे में लगभग 1,70,00,000 लोग एक ही देश के अलग अलग हिस्से में बेघर हो गए। उनमें से लगभग 30 लाख लोग सांप्रदायिक दंगों की बलि चढ़ गए। 5 से लेकर के 30 लाख लोगों के बारे में अलग अलग डेटा में जानकारी दी जाती है कि लगभग इतने लोगों की जान गई थी। इस बंटवारे में अपना सब कुछ, अपनी जान तक गंवाने वाले और जान की बाजी लगाकर जिंदगियां बचाने वालों को भुला दिया गया। कोई उन पर चर्चा नहीं होती है। न उनकी कुर्बानियां और न ही उनकी गाथाएं आजादी के इतिहास से जुड़ी हैं और न ही इनकी बरसी मनाकर याद किया जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच का बंटवारा केवल जमीन का नहीं था। 15 अगस्त 1947 को हुए इस बंटवारे में दोनों मुल्कों के लोगों की भावनाओं का भी बंटवारा हो गया था। बंटवारे के दौरान लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनों को खोना पड़ा था। आजादी के सुनहरे भविष्य के लालच में देश की जनता ने विभाजन का जहरीला घूंट पी लिया। आखिर क्या कारण थे जिनकी वजह से देश दो टुकड़ों में बंट गया? अंग्रेजी हुकूमत का भारत को स्वतंत्र करने से पहले यह बेहद ही शर्मनाक काम था। फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। सदियों से सापेक्षिक शांति के आदि पड़ोसी समुदाय अचानक एक दूसरे पर इतनी हिंसक कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? 15 जुलाई 1947 को अंग्रेजों द्वारा सत्ता सौंपने के फैसले को दोष दिया जा सकता है, जो कि 15 अगस्त 1947 को हुआ। जल्दबाजी में खींची गई सीमाओं को भी दोष दिया जा सकता है, जो एक अंग्रेज वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने बनाई थी, जिसे भारत के बारे में बुनियादी जानकारी भी नहीं थी और जिसे दक्षिण एशिया की सभी सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए केवल 5 हफ्ते का समय दिया गया था। और भारत का बंटवारे के लिए सिर्फ इन्हें 3 हफ्ते का समय दिया गया था। ये सिरिल रेडक्लिफ महोदय जो है करते क्या है, लोगों से बात करते हैं, अपनी डेस्क पे भारत का नक्शा मंगवा के रखते हैं और साथ में जो संबंधित जिले रहते हैं, जिले में किस जिले में कितनी हिंदू आबादी है, किस जिले में कितनी मुस्लिम आबादी है, उसके हिसाब से भाई साहब डेस्क पे मनगढ़ंत तरीके से उस पर लाइन खींचते चले जाते हैं। बस वही आगे चल के हमारी आपकी हम सरहद बन जाती है। बहरहाल हिंदू और मुस्लिम राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ बढ़ती शत्रुतापूर्ण बयानबाजी, नेताओं की महत्वाकांक्षा या अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीतियों को भी दोष दिया जा सकता है। प्रमुख घटनाएं हम इसमें देखते हैं तो बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। देखिए मामला बढ़ता कहां से है, मामला बढ़ता है जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है। इसकी शुरुआत एक प्रशासनिक उपाय के रूप में हुई, लेकिन यह जल्दी ही सरकार के लिए एक बड़े राजनीतिक लाभ के रूप में विकसित हो गया, क्योंकि इसका उद्देश्य बंगाल को हिंदू और मुस्लिम बहुल प्रांतों में विभाजित करना था। जो पहली बीज बोया गया था बंटवारे का, वो बोया गया था 1905 में बंगाल के विभाजन के साथ में। मुस्लिम लीग का गठन होता है उसके बाद 1906 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन में आगा खां, ढाका के नवाब मोहसिन उल मुल्क जैसे उच्च वर्ग के मुस्लिम अभिजात वर्ग शामिल थे। 1905 में विभाजन होता है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है, पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाता है। 1909 में पार्लियामेंट्री सुधारों ने विधायी निकायों में पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की, जो सांप्रदायिकता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। लखनऊ समझौता होता है 1916 में। इसमें भी हमारा एक अलग से वीडियो बस 2-4 दिन के अंदर आप लोगों के समक्ष आएगा। लखनऊ समझौता 1916 में होता है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम लीग का समर्थन हासिल करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में पृथक निर्वाचक मंडल पर सहमति व्यक्त कर दी। ये कांग्रेस की बड़ी भूल हुई उस समय। इन सब कारणों से ही मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने मुस्लिम लीग से भी और कांग्रेस से भी, दोनों से इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने के बाद वो ब्रिटेन चले गए थे, क्योंकि उनका मानना था कि गांधी जी जो है वो मुस्लिम लोगों की धर्मांधता को बढ़ावा दे रहे हैं, जो आगे चल के खतरनाक होगा। और हुआ भी। यहाँ से चले जाते हैं जिन्ना महोदय, फिर 1934 में लौट के आते हैं और जब लौट के आते हैं तो वो बिल्कुल बदले बदले रहते हैं और आते हैं मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं और उसके बाद स्थितियां धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। तो जो मुस्लिम लीग का गठन होता है उसके पहले से ही पृष्ठभूमि तैयार कर ली जाती है। बंगाल का विभाजन होता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है। मुस्लिम लीग के गठन के पीछे जो तर्क दिए जाते हैं उस समय बड़े दिलचस्प तर्क थे उनके। मुस्लिम लोगों का ये मानना था कि चूंकि भारत में लगभग 26% आबादी मुस्लिमों की है, तो ऐसे में कांग्रेस को अपनी पार्टी में 26% हम लोगों का प्रतिनिधित्व स्वीकार करना चाहिए, जबकि ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ 6% प्रतिनिधित्व दे रहे हैं।
तो देखिए, जनसंख्या के हिसाब से, किसी वर्ग या फिर किसी धर्म के हिसाब से या फिर वो जात के हिसाब से जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं कि इतनी हमारी जनसंख्या है, इतनी हमारी हिस्सेदारी है, हमको इतना मिलना चाहिए, ये चीजें कहीं ना कहीं आगे चल करके वो दिक्कत क्रिएट करेंगी ही, विभाजन वाली स्थितियां पैदा करेंगी। पहले मन में विभाजन आएगा, आप अलग हैं, वो अलग हैं। ये स्थितियां जहां पैदा की जाती हैं, राजनीतिक लाभ के लिए सब किया जाता है, लेकिन उसकी कीमत चुकाते हैं हमेशा ही जो आम नागरिक होते हैं बेचारे, वो इसकी कीमत चुकाते हैं। बहरहाल, हिंदू महासभा, इसके जवाब में जब ये भाई साहब मुस्लिम लीग बनाते हैं 1906 में, तो 1915 में हिंदू महासभा भी बनाई जाती है 1915, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 का गठन होता है। ये हिंदू राष्ट्रवादी संगठन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विचार विमर्श के दौरान एक दबाव समूह के रूप में सामने आते हैं। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट ने जिन्ना की मांगों को समायोजित करने की कोशिश की, लेकिन 1928 के सर्वदलीय सम्मेलन में यह विफल रही। जिन्ना अपने 14 सूत्र लेकर सामने आते हैं। 1946 में सांप्रदायिक दंगे, जिन्ना की अपील के कारण 1946 के दंगे विभाजन की स्वीकृति का तात्कालिक कारण थे। लीग की भूमिका अगर हम देखते हैं इसमें, तो सन 1906 में ढाका में बहुत से मुसलमान नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। इन नेताओं का विचार था कि मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से कम अधिकार उपलब्ध थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती थी। मुस्लिम लीग ने अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे रखी थी। 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई। 1935 में सिंध प्रांत की विधानसभा ने भी यही मांग उठाई थी। इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस मांग का समर्थन करने को कहा। इस समय तक जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में लगते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेसी नेता मुसलमानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रहे। लाहौर में 1940 के मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि वह दो अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं। लाहौर में 1940 में कहा था जिन्ना ने। उन्होंने कहा, हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म, विचारधाराएं, रीति रिवाज और साहित्य बिल्कुल अलग अलग हैं। एक राष्ट्र बहुमत में और दूसरा अल्पमत में, ऐसे दो राष्ट्रों को साथ बांध कर रखने से असंतोष बढ़कर रहेगा और अंत में ऐसे राज्य की बनावट का विनाश होकर रहेगा। ये जिन्ना के विचार थे। जिन्ना ने भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि वे शुरू में धर्मनिरपेक्षता के दूत थे और सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करते थे। हालांकि कुछ विद्वानों, विशेषकर पाकिस्तान की आयशा जलाल और उनके समर्थक हैं, जिनका कहना है कि जिन्ना की अलग राज्य की मांग कांग्रेस के साथ सौदेबाजी का एक जरिया मात्र थी। इस मान्यता के अनुसार वह मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य चाहते थे, न कि अलग राष्ट्र। ये आयशा जलाल महोदया हैं। इनके हिसाब से ये जिन्ना महोदय अलग राज्य चाहते थे भारत के ही अंदर, लेकिन कई कारणों से इस विचार को स्वीकार करना कठिन प्रतीत होता है। मुस्लिम जमींदार सिंध और पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में और अभिजात वर्ग जो समाजवादी लोकतंत्र पर कांग्रेस के जोर के खिलाफ थे, वे एक अलग राष्ट्र के पक्ष में थे। जिन्ना ने ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीयों के बीच हर बातचीत पर वीटो लगा दिया। वह और लीग भारत में मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि बनना चाहते थे, जिसे कांग्रेस या कोई भी धर्मनिरपेक्ष पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसके अलावा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के लिए उनका आह्वान क्रूर था और इससे यह विश्वास टूट गया कि वे एक उदार मुस्लिम हैं। 1937 के चुनाव परिणामों में हार जिन्ना और लीग के लिए एक सबक थी। 1937 के बाद जिन्ना की प्राथमिकता अब लीग की सदस्यता को अधिकतम करना, जनता को और सांप्रदायिक बनाना और पाकिस्तान की मांग को और बुलंद करना था। दो राष्ट्र सिद्धांत वे दो राष्ट्र सिद्धांत के सख्त समर्थक थे, जिसके अनुसार दो समुदाय एक साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। यदि ऐसे नेता लोग रहेंगे तो कभी भी दो समुदाय एक साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। भारत में यह विचार अलीगढ़ विचारधारा द्वारा विकसित हुआ, जिसका समर्थन 1930 के दशक में इकबाल और कुछ हिंदू राष्ट्रवादियों ने किया तथा अंततः जिन्ना ने इसका उपयोग किया। मुसलमानों की सांप्रदायिक आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए और स्वतंत्रता के बाद तथाकथित हिंदू प्रभुत्व का भय पैदा करते हुए जिन्ना ने अपने सांप्रदायिक प्रचार में उत्कृष्टता हासिल की, और यह 1946 के चुनाव में मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत से स्पष्ट भी हो जाता है। 1946 के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग ने भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया। खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ये चुनाव ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के गठन के लिए हुए थे और स्वतंत्रता के पहले के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण थे। मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, ने पाकिस्तान की मांग को अपने अभियान का केंद्र बनाया, जिसका अर्थ था मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग राष्ट्र।
मुस्लिम लीग ने मुस्लिम सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया। इसने केंद्र में संविधान सभा के लिए 37 में से 37 मुस्लिम सीटें जीती और प्रांतीय विधानसभाओं में 425 में से 446 मुस्लिम सीटें हासिल की। ये वो मुस्लिम सीटें थी जिन पे मुस्लिम लोग ही चुनाव लड़ते थे, वो लोग वोट देते थे। कुछ ऐसी सीटें थी कि जिसमें हिंदू वोट देते थे, तो ज्यादातर जो वोट दिया गया था वो जो है वो मुस्लिम लोगों द्वारा दिया गया और मुस्लिम कैंडिडेट को दिया गया था। क्षेत्रीय प्रभाव, बंगाल और पंजाब जैसे प्रमुख मुस्लिम बहुल प्रांतों में लीग ने भारी जीत हासिल की। बंगाल में इसने 115 में से 113 मुस्लिम सीटें जीती और सिंध में इसने सरकार बनाई। राजनीतिक प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो इन जीतों ने मुस्लिम लीग को मुस्लिम समुदाय का प्रमुख प्रतिनिधि बनाया और इसकी दो राष्ट्र सिद्धांत की मांग को बल मिला, जिसने अंततः 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। रणनीति, लीग ने बहुत धार्मिक पहचान और मुस्लिम एकता पर जोर देकर मतदाताओं को लामबंद किया, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक था या आर्थिक रूप से कमजोर थे। हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठन भारत के बंटवारे के प्रबल विरोधी थे, लेकिन मुस्लिम लीग के अतिवाद को मिलते जन समर्थन के कारण वो यह मानने को विवश हो गए कि हिंदू और मुसलमानों में मतभेद हैं। 1937 में प्रयागराज इलाहाबाद में हिंदू महासभा के सम्मेलन में एक भाषण में विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, आज के दिन भारत एक राष्ट्र नहीं है, यहाँ पर दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। कांग्रेस के अधिकतर नेता पंथ निरपेक्ष थे और संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन करने के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। उन्होंने विभाजन का घोर विरोध भी किया। उन्होंने कहा, मेरी पूरी आत्मा इस विचार के विरुद्ध विद्रोह करती है कि हिंदू और मुसलमान दो विरोधी मत और संस्कृतियां हैं। ऐसे सिद्धांत का अनुमोदन करना मेरे लिए ईश्वर को नकारने के समान है। बहुत सालों तक गांधी और उनके अनुयायियों ने कोशिश की कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर न जाएं और इस प्रक्रिया में हिंदू और मुसलमान गरम दलों के नेता उनसे बहुत चिढ़ गए। अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के प्रति शक को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किए, जिसमें करीब 5,000 लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए। ये तो सिर्फ उस दिन का हुआ जब 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में एक दिन में इतने लोग मारे गए थे। बाकी ये दंगे जब वहां से शुरू होते हैं तो फिर अनवरत रूप से भारत के विभाजन के बाद तक चलते ही रहते हैं। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में न आ जाए। क्रमिक घटनाक्रम के रूप से अगर हम लेते हैं तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। युद्ध के पश्चात ब्रितानी सरकार ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की घोषणा की, जिसका भारत में बहुत विरोध हुआ। जनवरी 1946 सशस्त्र सेनाओं में छोटे बड़े अनेक विद्रोह होते हैं। 18 फरवरी 1946 को मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों द्वारा पहले एक पूर्ण हड़ताल की गई और उसके बाद खुला विद्रोह भी हुआ। इसे ही नौसेना विद्रोह या मुंबई विद्रोह, बॉम्बे म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटानी प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। 16 मई 1946 आरंभिक बातचीत के बाद मिशन ने नई सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसमें भारत को बिना बांटे सत्ता हस्तांतरित करने की बात की गई। हालांकि बंटवारा नहीं था, लेकिन उन्होंने कई वर्ग बनाए थे, जैसे ग्रुप ए बी सी करके अलग अलग राज्यों को उसमें शामिल किया गया था। तो ग्रुप ए में बहुधा हिंदू बहुल इलाके थे, बी में जो है वो मुस्लिम बहुल इलाके थे और इसमें ऐसे भी प्रावधान किए गए थे कि कोई भी राज्य 1 साल 2 साल बाद किसी भी ग्रुप में शामिल हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो भारत का त्वरित बंटवारा तो ना होता, लेकिन अगर वो मान लिया जाता तो उसके परिणाम स्वरूप भारत में सैकड़ों देश बन जाते। बहरहाल फिर क्या होता है कि 16 जून 1946 का समय आता है। अपने 15 मई की घोषणा के उल्टा इस दिन कैबिनेट मिशन ने घोषणा की कि भारत को 2 भागों में विभाजित करके दोनों भागों को सत्ता हस्तांतरित की जाएगी। 20 फरवरी 1947 ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर रिचर्ड एटली ने घोषणा की कि ब्रिटानी सरकार भारत को जून 1947 के पहले पूर्ण स्वराज्य का अधिकार दे देगी। 18 मार्च 1947 एटली ने माउंटबेटन को पत्र लिखा, जिसमें देसी राजाओं के भविष्य के बारे में ब्रिटानी सरकार के विचार रखे। ये एटली नहीं है, ये एटली है। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना प्रस्तुत
इसका प्रमुख बिंदु यह था कि आगामी 15 अगस्त 1947 को भारत को दो भागों में विभाजित करके दो पूर्ण प्रभुता संपन्न देश भारत और पाकिस्तान बनाए जाएंगे। 4 जून 1947 माउंटबेटन ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने 570 देसी रियासतों के प्रश्न पर अपने विचार रखे। 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। कब पारित किया? 18 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त 1947 ब्रिटानी सरकार भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं। साम्राज्यशाही ब्रिटेन द्वारा किया गया भारत का यह विभाजन उसके द्वारा किए गए 4 विभाजनों में से एक है। उसने आयरलैंड, फिलिस्तीन और साइप्रस के भी विभाजन कराए। उसने इन विभाजनों का कारण यह बताया कि अलग अलग समुदायों के लोग एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। ये भाई साहब लोग जहां भी गए, पहले तो असंतोष पैदा किया, फिर उसके बाद उसको हवा दी, और फिर वही बंटवारे का कारण बता करके बंटवारा इन लोगों ने कर दिया। जबकि इन विभाजनों के पीछे केवल धार्मिक और नस्ली कारण नहीं थे, बल्कि ब्रिटेन के सामरिक और राजनीतिक हित भी शामिल थे, जिनके आधार पर समझौते के समय उसने अपनी रणनीति बनाई और चालें चलकर विभाजन कराए। वस्तुतः ब्रिटेन की इन्हीं चालों की वजह से ये चारों विभाजन हुए थे। भारत का यह विभाजन 18वीं सदी में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में किए गए अनेक विभाजनों में से एक है। प्रायः अधिकांश विभाजनों में जिस तरह विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच जितनी हिंसा हुई, उससे कहीं अधिक हिंसा भारत के विभाजन में होती है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 के आधार पर बंटवारा किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वतंत्र स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य, बाद में जमहूरियत पाकिस्तान, और 15 अगस्त को संघ, बाद में भारत गणराज्य की स्थापना की जाती है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों, भारत तथा पाकिस्तान में विभाजन किया गया। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ। कब पेश होता है? पेश होता है 4 जुलाई 1947 को पेश होता है, और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत बंट गया। सीमांकन। ब्रिटेन की संसद ने आदेश दिया कि भारत और पाकिस्तान के प्रभुत्वों का सीमांकन 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक किया जाए, और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की संपत्ति, जिसे एक सदी से भी अधिक समय से अनगिनत तरीकों से एकीकृत किया गया था, उसे एक ही महीने में विभाजित किया जाए। समय सीमा के करीब पहुंचने के लिए माउंटबेटन द्वारा नियुक्त सीमा आयोग ने पंजाब और बंगाल को इस तरह से विभाजित करने के लिए बेताब होकर काम किया कि मुसलमानों की अधिकतम व्यवहारिक संख्या पंजाब की नई सीमा के पश्चिम में और बाद की सीमा के पूर्व में रहे। इस सीमा आयोग की अध्यक्षता एक अंग्रेज वकील सिरिल रैडक्लिफ ने की थी, जो पहले कभी न भारत आया था और न ही उसे भारतीय समझ थी। उनको तो ये भी नहीं पता था कि पंजाब है कहाँ, ठीक है, ये भी भाई साहब को नहीं पता था, लेकिन उनको जिम्मेदारी दी गई कि आपको बंटवारा करना है। इसमें कांग्रेस पार्टी के 4 और मुस्लिम लीग के 4 सदस्य शामिल थे। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत को बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया, और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सिलोन, अब श्रीलंका, और बर्मा, अब म्यांमार को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में शामिल नहीं किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतंत्र राज्य थे और इस बंटवारे से प्रभावित नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसराय लुइस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सकें। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। तेजी से विभाजन ने अभूतपूर्व परिमाण के जनसंख्या हस्तांतरण को जन्म दिया। साथ ही विनाशकारी सांप्रदायिक हिंसा भी हुई, क्योंकि लगभग 1,50,00,000 हिंदू, सिख और मुस्लिम विभाजन पूरा होने से पहले जल्दबाजी में सीमांकित सीमाओं को पार करने के लिए दौड़े। विभाजन के दौरान मरने वाले लोगों की संख्या का अनुमान
5 लाख से 30 लाख तक है। विभाजन ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी और इसकी विरासत आज भी देशों के नागरिकों को प्रभावित करती है। आयोग ने पंजाब में सिखों की विशाल आबादी को प्रभावी रूप से आधा कर दिया। समुदाय के पश्चिमी हिस्से ने संभावित मुस्लिम शासन को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। मुगल बादशाहों ने 17वीं शताब्दी में सिख गुरुओं पर अत्याचार किए थे और उस अत्याचार की विरासत आज भी गहराई से महसूस की जाती है। हालांकि आयोग ने सिखों के सबसे पवित्र शहर अमृतसर को भारतीय प्रभुत्व के अधीन कर दिया था, फिर भी कई अन्य महत्वपूर्ण सिख तीर्थस्थल और जमीन जायदादें पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाली थीं। पश्चिमी पंजाब के कुछ सिखों ने शुरू में स्थानीय मुसलमानों को खदेड़कर अपनी जागीरों पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयासों का हिंसक प्रतिशोध लिया गया। लगभग पूरा सिख समुदाय अंततः उन क्षेत्रों में भाग गया जो बाद में भारत का हिस्सा बने। जैसे ही नई सीमाओं की घोषणा हुई, लगभग 1.5 करोड़ हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने घरों को छोड़कर नई सीमांकित रेखाओं को एक तरफ भाग गए, जहां उन्हें लगा कि दूसरी तरफ आश्रय होगा। कुछ लोग एक देश से दूसरे देश तक ट्रेन या बस से ले पाए, लेकिन अधिकांश लोग पैदल भागने के लिए मजबूर हुए और मीलों तक फैले शरणार्थी समूहों में शामिल हो गए। वे समूह लगातार घात लगाकर किए गए हमलों का लक्ष्य थे, जैसा कि नई सीमाओं के पार शरणार्थियों को ले जाने वाली ट्रेनें थीं। निर्दोष लोगों की उस दुखद पलायन के दौरान सांप्रदायिक नरसंहार में 20 लाख से अधिक लोग मारे गए। हालांकि दुर्लभ दस्तावेज अनुमानों की एक विस्तृत श्रृंखला छोड़ते हैं। पंजाब के नए विभाजन के किनारे बसे सिखों को उनकी संख्या के सापेक्ष हताहतों का सबसे बड़ा अनुपात भुगतना पड़ा था। सत्ता का हस्तांतरण पाकिस्तान में 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को संपन्न हुआ, जिसके मेन कारण पहले ही बताया गया कि लॉर्ड माउंटबेटन साहब दोनों जगह शामिल हो सके। नए देशों की सीमाएं ब्रिटिश शासन की समाप्ति के 2 दिन बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है और सिरिल रेडक्लिफ महोदय, जो टेबल पे बैठ करके भारत और पाकिस्तान के विभाजन की लकीरें खींचने में बिजी थे, 15 अगस्त को देश आजाद हो जाता है। लेकिन स्पष्ट विभाजन की लकीरें कहाँ हैं, बॉर्डर कहाँ पे है, ये 17 अगस्त तक उन्होंने प्रकाशित भी नहीं किया था। जिसके कारण क्या होता है कि इसने नई सीमाओं के आसपास के इलाके में सांप्रदायिक हिंसा में तत्काल वृद्धि का आधार तैयार कर दिया। कई आम लोगों को तब तक विभाजन का मतलब समझ नहीं आया जब तक कि वे इसके बीच में नहीं पहुंच गए। अगर कोई सीमावर्ती गांव हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लगभग बराबर बराबर बटा हुआ था, तो एक समुदाय दूसरे समुदाय के लोगों को खदेड़ कर या उनकी हत्या करके यह तर्क दे सकता था कि यह गांव भारत या पाकिस्तान का हिस्सा है। आप सोचिए, उस भयावह स्थिति की परिकल्पना मात्र से सिहरन पैदा होती है कि क्या स्थिति थी। ओह, सबसे बड़ी संख्या में लोगों ने काफिलों में पलायन किया। उस दौरान उन्होंने न सिर्फ प्रचंड गर्मी झेली, बल्कि मानसून की मूसलाधार बारिश में भी मीलों मील पैदल चलते रहे। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता जाता था, उसमें उन लोगों की संख्या भी जुड़ती जाती थी जो रास्ते में पड़ने वाले गांवों की होती थी। इन काफिलों की लंबाई 10 मील से लेकर 27 मील तक हुआ करती थी, जिनमें हजारों हजार लोगों की तादाद होती थी। आप कल्पना कीजिए कि कैसे लोग बदहवास बेतहाशा दूसरे जगह अच्छे जीवन की उम्मीद में यहां से वहां लोग भाग रहे थे, और सिर्फ किस लिए ये सब हो रहा था? किस लिए, किस कारण से? कि लोग साथ में नहीं रह सकते। हम कहते हैं कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न की ही क्यों जाएं, लेकिन वही है ना कि आपको एहसास दिलाया जाता है कि आप अलग हैं औरों से, आप औरों से अलग हैं, ये आपको एहसास कराया जाता है। विभाजन के बाद के महीनों में दोनों नए देशों के बीच विशाल जन स्थानांतरण हुआ। पाकिस्तान में बहुत से हिंदुओं और सिखों को बलात् बेघर कर दिया गया, लेकिन भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डाला और सुनिश्चित किया कि मुसलमान अगर चाहें तो भारत में रह सकें। सीमा रेखाएं तय होने के बाद लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने हिंसा के डर से सीमा पार करके बहुमत संप्रदाय के देश में शरण ली। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इसमें से 78% स्थानांतरण पश्चिम में, मुख्यतः पंजाब में हुआ। महिलाओं का पुनर्वास दोनों पक्षों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे दंगों के दौरान अपहृत और बलात्कार की गई महिलाओं को वापस लाने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने दावा किया कि 55,000 हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण किया गया था, और पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया कि दंगों के दौरान 12,000 मुस्लिम महिलाओं का अपहरण किया गया था। पहले के दंगों के विपरीत कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे दंगों में महिलाओं को शिकार बनाया गया था।
नोआखली हिंसा के दौरान कई हिंदू महिलाओं का अपहरण कर लिया गया था। 1946 में बिहार में मुसलमानों के नरसंहार के दौरान महिला विरोधी हिंसा हुई। पटना जिले में ही हजारों का अपहरण कर लिया गया। बिहार में हिंदू महिलाओं ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। नवंबर 1946 में गढ़मुक्तेश्वर शहर में मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदू लड़कियों और औरतों को नग्न जुलूस और बलात्कार का शिकार बनाया गया था। अमृतसर में मुस्लिमों ने नग्न महिलाओं की परेड करवाई, जिनके साथ सड़क पर आग लगाने से पहले सार्वजनिक रूप से बलात्कार किया गया था। अधिकांश हिंदू और सिख महिलाओं ने इस भय से भारत वापस जाने से इनकार कर दिया कि उनके परिवार उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वही डर मुस्लिम महिलाओं में था, लेकिन वे ज्यादातर अपने परिवार द्वारा स्वीकार की गई थी। महिलाओं के साथ हुए इस कुकृत्य पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, अशांति के काल में स्त्री का अपहरण बहुत बड़ा पाप था, लेकिन शांति स्थापित होने पर भी उस स्त्री का पुनर्वास न हो पाना कहीं अधिक बड़ा पाप था। संपत्ति का बंटवारा। ब्रिटिश भारत की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी खींचने लगी। गांधी जी ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को धन जल्दी भेजे, जबकि इस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था और दबाव बढ़ाने के लिए अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी ने भारत सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा और पाकिस्तान को धन भेजना पड़ा। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उससे पूर्व माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए की राशि देने का परामर्श दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण के दृष्टिगत यह राशि देने को टालने का निर्णय लिया, किंतु गांधी जी ने उसी समय यह राशि तुरंत दिलवाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह राशि पाकिस्तान को भारत के हितों के विपरीत दे दी गई। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के इस कर्म को उनकी हत्या करने का एक कारण बताया था, लेकिन नाथूराम गोडसे का यह दुष्कृत्य अत्यंत निंदनीय था, जिसे किसी भी रूप में क्षमा नहीं किया जा सकता था। गांधीवादियों का मत था कि महात्मा गांधी प्राणी मात्र को एक समान दृष्टि से देखते थे, किंतु तत्कालीन तनाव के माहौल में भी ऐसा उत्कृष्ट चिंतन सिर्फ महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व का ही हो सकता था। इसी कारण आम जनमानस उनकी इस उत्कृष्ट भावना को समझ न सका और उनके विरोधी खड़े हो उठे। गांधी जी की यह उदारता लोगों को देश हित के विरुद्ध लगी और अपनी इस उदारता का परिणाम गांधी जी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बेशक महात्मा गांधी जी की हत्या देश के लिए दुर्भाग्य का दिन था। बहुत से विद्वानों का मत है कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को ठीक से नहीं संभाला, क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा पहले और विभाजन की घोषणा के बाद में की गई। देश में शांति कायम रखने की जिम्मेवारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकारों के सर पर आई। किसी ने यह नहीं सोचा था कि बहुत से लोग इधर से उधर हो जाएंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देशों में अल्पमत संप्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा, लेकिन दोनों देशों की नई सरकारों के पास हिंसा और अपराध से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध नहीं था। फलस्वरूप दंगा हुआ और बहुत से लोगों की जानें गई और बहुत से लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। अंदाजा लगाया जाता है कि इस दौरान लगभग 5 लाख से 30 लाख लोग मारे गए, कुछ दंगों में तो कुछ यात्रा की मुश्किलों से। आलोचकों का मत है कि आजादी के समय हुए नरसंहार व अशांति के लिए अंग्रेजों द्वारा समय पूर्व सत्ता हस्तांतरण कराने की शीघ्रता व तत्कालिक नेतृत्व की अदूरदर्शिता उत्तरदायी थी। हालांकि उत्तरदायी सिर्फ इतने ही नहीं थे, मुझे लगता है कि बहुत से कारण थे, और जो सबसे बड़ा कारण ये था वो लोगों को एहसास दिलाना कि आप औरों से अलग हैं, आप उनसे अलग हैं, आप उनसे अलग हैं। ये स्थितियां आज भी हैं, अनवरत रूप से चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। असंतोष लोगों में बढ़ाया जाता है, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं संप्रदाय के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे। ये सब नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इन सबको रोकना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम इन सब चीज़ों पे विराम लगाएं, क्योंकि ऐसी 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 किसी भी सोच को अगर हम बढ़ावा देंगे तो आने वाली पीढ़ियां उसका परिणाम भुगतेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनीवे, तो ये था विभाजन भारत का बंटवारा हुआ और कितना उसका दंश आज तक झेल रहे हैं लोग, उसकी कराहट आज भी महसूस की जाती है। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दें।